Hello, welcome to you all in Top Stories. The Last Ride of Legend सिद्धू मूसेवाला। आज ये नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। सिद्धू मूसेवाला एक कमाल का सिंगर, लिरिक्स राइटर और एक्टर। इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ गाने जो कि इनकी मौत के बाद काफ़ी उभर के सामने आए, जैसे 295। इनका लास्ट सॉन्ग का नाम जो था वो लास्ट राइड था, जो कि हिंदी अनुवाद होता है अंतिम यात्रा। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस लेजेंड की स्टोरी थी क्या और इन्होंने एक सदी का सबसे बड़ा लेजेंड बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी इनकी। आज के टाइम पे तो आप सिद्धू मूसेवाला को जानते हैं कि ये सिद्धू मूसेवाला हैं, ये इनके पिताजी हैं और ये इनकी माताजी हैं। लेकिन ये एक बचपन की फ़ोटो है, इसे भी देखते चलिए। देखिए, खड़े रहने की जो सीक्वेंस है वो लगभग लगभग सेम है, बट ये बचपन की है और ये जवानी की है। मेरे ख्याल से 1-2 साल पीछे की होगी, ऑलमोस्ट ये नई फ़ोटो लग रही है। इनका सिद्धू मूसेवाले जी का असली नाम क्या था, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। इनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। ये पैदा हुए थे 11 जून 1993 को, और जो बर्थ प्लेस था, गांव का नाम मूसा था। जो इनके नाम में जुड़ा हुआ है सिद्धू मूसेवाला, वो मूसा इसी गांव के नाम पे पड़ा था, इन्होंने खुद ही रखा था। और डिस्ट्रिक्ट मानसा था, जो कि पंजाब में पड़ता है। इनकी हाइट बड़ी कमाल की थी, 6.1 इंच, यानी 6 फुट से ऊपर के ये बंदे थे। 6 फुट से ऊपर काफ़ी कमाल की हाइट मानी जाती है, और इनकी सिर्फ लंबाई नहीं बल्कि चौड़ाई भी अच्छी खासी थी। ये हर एंगल से एक प्रॉपर सरदार या पंजाबी लगते थे। इनकी स्कूलिंग मानसा के एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी, मानसा जो डिस्ट्रिक्ट है, और इनके कॉलेज का नाम गुरु नानक डिग्री इंजीनियरिंग इंटर कॉलेज था, जो कि लुधियाना में पड़ता है। इनकी टोटल जो क्वालिफिकेशन थी, ये बीटेक कंप्लीट कर चुके थे अपना, और ये बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह था और इनकी माताजी का नाम चरण कौर था। जो माताजी को आप ये देख पा रहे होंगे। सिद्धू मूसेवाला, इनकी अर्निंग क्या थी, ये कमाते कितना थे, क्योंकि ये नाम तो इन्होंने बहुत बनाया था और नाम के साथ ही बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया था। उन्हीं पैसे और शोहरत के साथ काफ़ी ज़्यादा इनकी दोस्ती और उसी के साथ कहीं कहीं दुश्मनी भी हो जाती है। ये चीज़ इन्होंने अपने गानों में भी कई बार जिक्र किया है कि पैसे के साथ, शोहरत के साथ दुश्मनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और इनके गाने बहुत ही रियलिस्टिक होते थे। जो भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते थे या लोगों के ऊपर बीता हुआ देखते थे, उन्हीं पे ही अपने गाने लिखते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जब अपनी स्टार्टिंग एज में जब ये गाना गाना चाहते थे, तो ये पहले गाने लिखते नहीं थे। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि ये किसी राइटर के पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए थे कि वो गाना लिख के दे और मैं गाऊं। इन्हें हर कोई मना कर रहा था, लेकिन एक राइटर ने इनकी बात मान ली और इन्हें अपने गांव बुलाया। ये उस टाइम पे एक बाइक से, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे। इनके पिताजी एक खेती किसान हैं, इस वजह से इनके पास उस वक्त गाड़ी नहीं थी, और ये अपनी टू व्हीलर से ही उस राइटर के गांव गए बारिश में। और जब गेट पे पहुंचे और इन्होंने फ़ोन किया कि सर ऐसा है कि मैं आ चुका हूँ, आपके गेट पे हूँ, तो राइटर ने कहा कि ऐसा है कि कल तुम आना, आज नहीं। इनको ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि इन्होंने पलट के कभी फिर किसी भी राइटर की तरफ देखा नहीं, ना ही कभी रिक्वेस्ट किया और ना ही कभी गाना लिखवाने के लिए कभी गए। इन्होंने अपना कलम उस दिन खुद ही उठाया और उस दिन से आज तक ये सारे गाने खुद ही लिखते हैं। इनकी नेटवर्थ जो है वो 12 मिलियन की है, 12 मिलियन। और इनकी जो मंथली इनकम है वो लगभग लगभग 1.3 मिलियन मंथली है, महीने की। ये मिनिमम है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बिकॉज इनके जो लाइव कॉन्सर्ट होते थे देश विदेश में, और स्पॉन्सरशिप, और इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ की अर्निंग है, प्लस सोर्स ऑफ अर्निंग और भी कई ज़्यादा थी। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग थी वो पंजाबी सॉन्ग था। हालांकि इन्होंने पंजाबी सॉन्ग में इतना ज़्यादा वेरिएशन लाया और इतनी ज़्यादा सच्चाई डाल दी थी, इनके गानों ने पंजाबी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मात्र 2 साल के अंदर आ गया। आप सोच सकते हैं, 2 साल, 1.5 साल या 5 साल किसी सिंगर या किसी एक्टर को इस्टेब्लिश होने में ही लग जाता है। इन्होंने मात्र 2 साल के अंदर पूरी की पूरी पंजाबी इंडस्ट्री हिला दी, और देश विदेश में इनके गाने लोगों के ज़बान पे रहते थे। एक इंसिडेंट है कि ये जब कनाडा में थे तब इन्होंने अपना पहला गाना वहाँ पे गाया था, लेकिन
किसी को ये बात पता नहीं थी और ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, तो इनको बर्तन धोने का जॉब उस दिन मिला हुआ था और इन्हीं के गाने सुन के लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और ये उसी होटल में बर्तन धो रहे थे। बाद में इन्होंने कुछ लोगों को बताया भी कि ये गाना मैंने गाया है। लोगों ने मानने से ही इनकार कर दिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बर्तन धोने वाला ही एक गाना गाने के लिए बचा हुआ है, बाकी सब तो और कोई बचा नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन भी सहा है, लोगों का बुरा बर्ताव भी देखा है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है जो सबकी ज़िंदगी में आता है। मेरा मानना तो ये है कि जो जितनी तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठता है उसको फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा ही सहना पड़ता है। बल्कि आप अगर कम अपनी ज़िंदगी में अचीव करेंगे तो आपको फ्रिक्शन भी कम सहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक सिंगर ना बन के एक गवर्नमेंट जॉब या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ इंजीनियर की पोस्ट पे चले जाते, तो इनके प्रति इतना आक्रोश नहीं होता। जो लोग इनके हेटर्स थे, हेटर्स ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन शोहरत के साथ हेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके थे इनके, और ख़ासकर गैंगस्टर उनमें शामिल हो चुके थे। बाद में नतीजा भी बहुत बुरा हुआ, जो हम में से कोई भी नहीं सुनना चाहता था या देखना चाहता था, लेकिन क्या करें, रब को यही मंजूर था। ये गाड़ियों के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ रखी थीं। मैं कुछ के नाम और उनके प्राइसेस बताता हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन सी गाड़ियाँ इनके पास थीं। एक फोर्ड मस्टैंग जीटी थी जिसका एक शोरूम प्राइस 75 लाख था, और ये एक सीवीओ यूनिट होता है, मतलब कि ये इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होता है बल्कि ये फॉरेन से ही मैन्युफैक्चर होके आता है। सीबीयू यूनिट का मतलब ये होता है कि उस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है, जितना कि इंडिया में आप महंगी से महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगी जो कि मैन्युफैक्चर होता है उनसे भी ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है। दूसरी गाड़ी थी रेंज रोवर HSE। इसकी जो एक शोरूम प्राइस थी वो 1.25 करोड़ थी। और तीसरी थी रेंज रोवर स्पोर्ट्स जो 92 लाख एक शोरूम थी। और चौथी टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। एक्चुअली यही टोयोटा फॉर्च्यूनर जो थी इसे ही सिद्धू मूसेवाला ने बुलेट प्रूफ करवा रखा था। जब इनको लगातार धमकियां मिलने लगी गैंगस्टर की तरफ से और शूटर्स की तरफ से, तब इन्होंने इसी टोयोटा फॉर्च्यूनर को बुलेट प्रूफ करवाया था। सिद्धू मूसेवाला जी ट्रैक्टरों के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ये ट्रैक्टर अपना खुद का रखते थे, HMT का ट्रैक्टर रखते थे और उसे मॉडिफाई भी करवा रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैंडल एक मॉडिफाइड हैंडल है। अभी ये तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ी पुरानी पिक है, अगर आप रिसेंट पिक देखेंगे तो इसके लाइट्स भी मॉडिफाइड हैं और बहुत कुछ मॉडिफाई हो रखा है। ये देखिए पीछे स्पीकर इतना बड़ा लग रखा है, ये सब मॉडिफिकेशन का पार्ट था। और लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये एक फार्मर बैकग्राउंड से आते थे तो ये किसानों की भी बहुत इज्जत करते थे। सिद्धू मूसेवाला जी जब कनाडा से वापस लौटे थे तो उनका पहला जो गाना था उन्होंने रिलीज़ किया था वो सो हाई नाम से था, और वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा हाई अचीव किया था। बिकॉज उस पर 250 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो रखे हैं। लगभग 300 मिलियन से 250 मिलियन आज के टाइम पे इसे चेक करना पड़ेगा कि कितना हो रखा है। और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग थे जो 150 मिलियन और 200 मिलियन के बीच में जा चुके थे, और नॉर्मली 50 मिलियन 100 मिलियन के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग्स थे। इवन इनके हर गाने आते थे और वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे, पूरी दुनिया पे छा जाते थे। इनके गानों को इनके फ़ैन और नॉर्मल पर्सन भी सबसे ज़्यादा कार में सुनना पसंद करते थे, और उसी के साथ साथ इनके गानों को इनके फ़ैन सेलिब्रेशन की तरह एंजॉय करते थे, जैसे सेलिब्रेट करते थे इनके गानों को। आप समझ सकते होंगे कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा होगी। सिद्धू मूसेवाला जी पे बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए जाते थे कि वो अपने सॉन्ग्स में गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, मतलब कि लोग देखेंगे गन का यूज़ या बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ का एलिगेशन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर लगाया गया है, और एक टाइम पे तो इन्हें सिद्धू मूसेवाला जी को आर्म्स एक्ट के अंडर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कोविड पीरियड में एक मैटर ये हो गया था कि सिद्धू मूसेवाला जी को किसी शादी या फंक्शन में एक वीडियो के अंदर AK-47 फायर करते हुए रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ही उस पर बवाल मचा और इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इनसे सवाल जवाब पूछे गए थे। ये अपनी कंट्रोवर्सी में रहते थे। कंट्रोवर्सी में रहने का एक सबसे बड़ा रीज़न मूसेवाला जी की तरफ है कि वो हमेशा सच बोलते थे, और सच बोलने में उन्होंने कभी परहेज़ नहीं किया है। 2021 में सिद्धू मूसेवाला जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, और इन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाने में नवजोत सिंह सिद्धू जी का हाथ था। बिकॉज नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के चीफ थे उस टाइम पे, और नवजोत सिंह सिद्धू ने टिकट दिलवाया ये बात बोल के कि ये
यूथ आइकन हैं प्लस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी हैं। ये बात सच है, यूथ आइकन भी हैं और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी है, बट कहीं ना कहीं राजनीति बहुत ही अलग जगह है। और जिसकी वजह से इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो ये आपके एक प्रत्याशी थे विजय सिंघल, उनसे ये 63,323 वोट से ये हार गए। खैर, हार जीत तो ज़िंदगी में चलती रहती है, खासकर राजनीति में। सिद्धू मूसेवाला जी ने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। यहाँ बड़े से बड़े दिग्गज भी हारते और जीतते रहते हैं। ये आप सिद्धू मूसेवाला जी की फ़ोटोज़ देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। ये नवजोत सिंह सिद्धू का ट्विटर पोस्ट है जो उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल से किया है। डेट देख सकते हैं आप, 3 दिसंबर 2021। ये कांग्रेस में जब ये सम्मिलित हो गए थे तब की सिद्धू मूसेवाला जी की फ़ोटो है। सिद्धू मूसेवाला जी, मेरा मानना यह है कि अगर ये कांग्रेस में जीत जाते तो इनके ऊपर ये अटैक पॉसिबल था नहीं। बिकॉज हुआ क्या था कि आम आदमी पार्टी ने एक डिसीजन लिया था जिसमें 420 लोगों की सिक्योरिटी कम कर दी थी। हटाई तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कम कर दी थी। और अगर ये चुनाव जीत जाते तो इन्हें तो ऑल टाइम सिक्योरिटी ऐसे ही प्रोवाइड हो जाती, जो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता इनके और इनके परिवार के लिए। बट क्या बताएं, अनफॉर्चुनेट वे में चीज़ें जो नहीं होनी थी वही हो गई। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सिद्धू मूसेवाला जी की। ये जब हॉस्पिटल में सिद्धू मूसेवाला जी लाए गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और एट अ टाइम डेथ डिक्लेयर कर दिया था। बट जो लोग भी इन्हें हॉस्पिटल ले गए थे उनका कहना यह है कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, और जब इनके ऊपर फायरिंग हुई थी वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के बीच में 30 से 40 मिनट बर्बाद हुए थे। अगर प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल इन्हें ले जाया जा सकता तो शायद बचने के चांसेस कुछ हो सकते थे। बिकॉज इनके साथ गाड़ी में 2 लोग और थे, वो दोनों लोग बच गए हैं। उनके कंधों में, हाथ पे, पैरों में गोलियां लगी हैं, इस वजह से भी बच गए क्योंकि मेन एम सिद्धू मूसेवाला जी पे किया गया था और वो ड्राइविंग सीट पे थे। आप विंडशील्ड पे देख सकते हैं गोलियों के कितने निशान हैं। कई सारे छेद में से तो गोलियां मल्टीपल टाइम्स निकल चुकी हैं, इस वजह से गिना भी नहीं जा सकता। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग या मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 25 से 28 गोलियां सिद्धू मूसेवाला के शरीर में से निकली हैं और कुछ गोलियां इनकी बॉडी को पेनिट्रेट करके बाहर चली गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्रूटल अटैक हुआ था सिद्धू मूसेवाला जी पे। और ये दिन दहाड़े इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी मात्रा में अटैक करना, कम से कम 12 से 15 लोगों ने मिलके सिद्धू मूसेवाला जी पे अटैक किया था। ये आप आजू बाजू के घरों पे गोलियों के निशान देख सकते हैं कि काफ़ी दूर जाके भी ईंट में, दीवार में गोलियां अंदर जा चुकी हैं। आप ये सुराग देख सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि नॉर्मल गैंग वॉर में कभी भी पिस्टल या 303 या राइफल्स कभी यूज़ नहीं हुई हैं, सिर्फ पिस्टल्स या रिवॉल्वर ही हमेशा यूज़ हुई हैं। बट इनके केस में एक वेपन का नाम आ रहा है जिसका नाम है AN-94। अब ये AN-94 आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, बिकॉज ये एक रशियन मेड वेपन है और ये इंडिया में यूज़ भी नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत कम कंट्रीज़ में यूज़ होता है। ये वेपन डिज़ाइन किया गया था AK-47 को रिप्लेस करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि AK-47 को रिप्लेस करना कितनी बड़ी बात होती है। हालांकि ये वेपन AK-47 को रिप्लेस कर नहीं पाया था बिकॉज ये AK-47 की तरह ईजी यूज़ नहीं था और इसके जो फंक्शनैलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी इस वजह से। बट जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इवन AK-47 से भी ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जीप पे सबसे पहले टायरों पे गोली मारी है ताकि सिद्धू मूसेवाला जी की जीप इधर उधर जा ना सके, ना ही चाह के भी सिद्धू मूसेवाला जी वहाँ से दूर भाग सकें। और उसके बाद गोलियाँ पीछे से चली हैं सबसे पहले, और उसके बाद राइट हैंड साइड से, और उसके बाद एक गाड़ी आके लगी बोलेरो जो सामने आके लगी थी, वहाँ से मेरे ख्याल से ये जो AN-94 का बर्स्ट फायर हुआ है वो सामने से ही हुआ है। और बाकायदा जो इनके बॉडीगार्ड या जो भी गाड़ियों में मौजूद थे वो होश में आ चुके हैं। तो उनका कहना यह है कि 1-1.5 मिनट की टोटल फायरिंग के बाद बाकायदा सिद्धू मूसेवाला जी को चेक किया है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, इट मीन्स कि उनकी डेथ हो चुकी है या नहीं हुई है, और उसके बाद वो लोग वहाँ से गए हैं। सिद्धू मूसेवाला जी पर अटैक करने के बाद पुलिस परेशान ही थी कि किसने किया है। तब तक एक फेसबुक पोस्ट पे पता चलता है कि एक ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या की, और वो जो ग्रुप है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इसके हेड हैं। गोल्डी बरार ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में इस बात का मेंशन किया है कि 2021 में सितंबर के टाइम पे, नहीं 2021 में अगस्त में एक
शूट आउट हुआ था उसमें एक विक्की मिद्दू खेड़ा नाम का व्यक्ति मारा गया था। वो इनके ग्रुप से रिलेट करता था। उसकी हत्या का जिम्मेवार सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर का नाम आया था और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया, जो आज तक कभी लौटा नहीं। लेकिन उसके बाद गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने ये सोच लिया कि सिद्धू मूसेवाला का हाथ है। विक्की मिद्दू खेड़ा और एक भाई था गोल्डी बरार का जिसका नाम था गुरुलाल बरार, उसकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को धमकियां देना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक आम इंसान की तरह सिद्धू मूसेवाला ने इसकी कंप्लेंट पुलिस को की और उसके बाद उन्हें टोटल 6 गनर मिले थे, जो कि कमांडो थे पंजाब पुलिस के। और बाद में आम आदमी पार्टी ने इनकी सिक्योरिटी में कमी की थी। कुल 420 लोगों के साथ साथ, इनकी अकेले की नहीं, 420 लोगों की भी सिक्योरिटी में कमी की गई थी और उसके 2 दिन बाद ही ये कांड हो जाता है। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सिंगर आप देख रहे हैं नीचे, इनका नाम है मनकीरत औलख। इनके गाने आपने सुने होंगे। ये भी एक फेमस सिंगर हैं पंजाबी सॉन्ग इंडस्ट्री के। बट इनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इनका मैनेजर इन्वॉल्व था या ये मुखबिरी कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला की, और अब इनकी जान पे खतरा बन चुका है। बहुत सारे गैंग्स ने इन्हें धमकी दे दिया है कि हम सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेंगे, और जिसमें जो जो लोग शामिल थे उन्हें अब मरना होगा, जिसमें पहला नाम मनकीरत औलख का है। फिलहाल ये पुलिस की सिक्योरिटी में है। ये आप देख सकते हैं सिद्धू मूसेवाला, ये इनके आखिरी दर्शन थे। ये तब की फ़ोटो है और इस वक्त इनकी मूंछें नीचे थीं, जो कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लाई गई थी। तो आप जानते हैं, समझ सकते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद किस हालात में शरीर को रखा जाता है। लेकिन इनके पिताजी ने अंतिम समय में भी इनके मूंछों पे ताव दिया और इनकी मूंछें ऊपर उठाईं, क्योंकि इनके पिताजी इन पे गर्व करते हैं और पूरी देश और दुनिया को गर्व है सिद्धू मूसेवाला पे। उन्होंने एक इतिहास रच दिया। अफसोस की बात यह है कि उस इतिहास की कहानी ये 28 साल की उम्र में ही पूरी करके चले गए। ये सिद्धू मूसेवाला का मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, जिसकी बात मैं आपको पहले बता रहा था। इसी पे इनका शव रखा गया और अंतिम यात्रा निकाली गई और जलाने के लिए शरीर को इसी पे ले जाया गया। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा उमड़ चुका है यहाँ पे। करीब करीब गिनती तो ठीक से नहीं पता है, लेकिन लाखों की तादाद में लोग आए थे और लगातार आते ही जा रहे थे। इनके पिताजी ने सरेआम सारी पब्लिक के सामने पगड़ी उतार के पब्लिक को दिखाया और सिद्धू मूसेवाला जी के अंतिम यात्रा में आने के लिए धन्यवाद किया। असल में सिद्धू मूसेवाला जी ने अपने सॉन्ग में ये बात बोली थी कि इनके जनाजे पे मेला लगेगा, और ये मेले से भी बढ़ के था। तो आप देख सकते हैं लोगों का प्यार कितना ज़्यादा हुजूम उमड़ चुका था। और इस तरीके से एक विश्व का सबसे बड़ा टैलेंटेड पर्सन, सिंगर, लिरिक आर्टिस्ट और एक्टर हमें इस तरीके से छोड़ के चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप स्टोरीज एंड हियर आई रेस्ट माई वर्ड्स।